कहानी 17 सदी की है, जहां एक अमीर और खानदानी लड़का अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक भयानक रूप में बदल देती है और फिर कब्र में जिंदा दफना देती है। पर 200 साल बाद अचानक एक दिन वो अपने कब्र से रहा हो जाता है और इस बदलती हुई दुनिया में लौट आता है। मगर किस लिए 200 साल तक कब्र में जिंदा रहा, आज की इस कहानी में हम देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 के समय को दिखाते हुए, जहां हम कॉलिंग परिवार को देखते हैं, जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं। इस परिवार में अपनी माँ बाप के साथ सिर्फ एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है बार्नबास। वो बहुत ही अमीर होते हैं क्योंकि बार्नबास के पिता का फिशिंग का बिजनेस है और उन्होंने अमेरिका से कुछ दूर समुद्री के पास एक टाउन बसाया था जिसका नाम था कॉलिंगस्पोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बार्नबास के पिता उसे समझाती है कि सबसे बड़ी दौलत परिवार है, इसीलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। कॉलिंगस्पोर्ट में उसके पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनाई जिसका नाम रखा गया कॉलिन पोर्ट्स। अब कुछ दिनों के अंदर फिशिंग बिजनेस भी बढ़ने लगा और बार्नबास भी अब जवान हो चुका था और इसी जवानी के चलते उसका अफेयर घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की एक नौकरानी से हो गया। एक दिन एंजेलिक बार्नबास से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शादी करके पूरा जीवन तुम्हारी साथ बिताना चाहती हो। लेकिन बार्नबास शादी करने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर बार्नबास को अकेला कर देने के लिए एंजेलिक काला जादू करती है और उसकी माता पिता के ऊपर हवेली की एक मूर्ति गिरवाकर मार देती है। लेकिन बार्नबास को यकीन था माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं था, काला जादू था। इसीलिए वो खुद काला जादू किताबें पढ़ने लगता है। इस तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी दौरान बार्नबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बार्नबास और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने काला जादू का सहारा लिया और जोसेट को अपनी बस में कर लिया। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के बस में कर उसे एक ऊंची चट्टान पर ले जाती है और उस बार्नबास के पहुंचने से पहले ही वहां से कूदकर अपनी जान देती है। अपनी प्यार को इस तरह अपने सामने मरता देखकर बार्नबास भी उसी चट्टान से कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी बार्नबास नहीं मरता क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर में बदल दिया था। क्योंकि वो हमेशा अपनी दुख के साथ जिंदा रहे, अब एंजेलिक को यकीन हो चुका था कि बार्नबास उसका कभी नहीं बनेगा। इसलिए वो गांव वालों को भड़काकर बार्नबास के घर जाती है, जहां गांव वाले बार्नबास को वैम्पायर समझकर एक ताबूत में कैद करके उसे जमीन में दफना देते हैं। और इसी तरह 200 साल बीत जाने के इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं। इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं, जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिंगस्पोर्ट आ रही होती है। फिर गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो कॉलिंगस्पोर्ट पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद बेरी नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाज़ा खुलता है। अब यह विक्टोरिया को घर की दीवार पर बार्नबास की एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बेली से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आकर विक्टोरिया को बताती है कि ये बार्नबास है की तस्वीर है जो कॉलिंग खानदान का एक महान और नेक सदस्य था। अभी यहाँ हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी कॉलिंग परिवार से है और अखबार में ये छपा आया था उसे एक टेकर की ज़रूरत है जो डेविड का ख्याल रखे। एलिजाबेथ बताती है कि इतनी बड़े हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं, जहाँ मेरी बेटी कैरोलिन और मेरा भाई रॉजर्स का बेटा डेविड। जिस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो बताती है कि समुद्र में डूबकर डेविड की माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद डेविड आज तक मान नहीं पाया, उसे और से भी बात करता। इसकी बात वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है। कैरोलिन असल में थोड़ी शरारती और जिद्दी टाइप की लड़की है। अब रात में डिनर के समय एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है और साथ ही डिनर टेबल पर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी आती है। दरअसल डेविड अभी भी अपनी माँ को देख सकता है,
जिस पर एलिजाबेथ को लगा डेविड एक साइकियाट्रिस्ट है जरूरत है, इसीलिए उसने जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए बुलवाया। वो 3 साल से इधर ही रहकर डेविड का इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को दूर पर कोई नजर आता है जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। असल में डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने आया था। अब आगे हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कमरे में अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी वो देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़ खड़ा है। उसे लगा कि डेविड उसे फिर से डराने आई है, इसलिए वो चादर को हटवाने जाती है, लेकिन चादर हटाते ही वहाँ जोसेफ की आत्मा होती है। वो विक्टोरिया को बताते हैं कि वो आ रहा है, कहकर वो कुछ दूर आगे जाने के बाद गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। इतने में वहाँ की जमीन के नीचे सख्त चीज़ महसूस होती है, तो मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक ताबूत मिलता है। ये देखकर वहाँ का सुपरवाइजर ताबूत में लगी चेन को काट देता है। तभी बर्नबास अपनी कब्र से आज़ाद होकर सभी पर हमला कर देता है। इसके बाद वो अपनी घर कॉलिंग्सपोर्ट में पहुंच जाता है, जहां गार्डन में वो बेली से मिलता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करके अपनी बस में कर लेता है और उसे पूछता है क्या इस घर में अभी भी कॉलिंग खानदान के लोग रहते हैं, जिस पर बेली हमें जवाब देता है कि हाँ। इसके बाद वो अपने घर में जाकर अंदर हवेली की सारी चीज़ों को देखने लगता है और इसके बारे में बेली को बताने लगता है। यहाँ उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं, जहाँ बर्नबास को देखकर कैरोलिन सोचती है शायद ये कोई पागल है जो पी कर आए हैं। डेविड उसे दीवार पर लगी बर्नबास की तस्वीर दिखाता है, जिस पर बर्नबास कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा था, तब जाकर एक महान कलाकार ने मेरी तस्वीर बनाई थी। इतने में वहाँ एलिजाबेथ आकर बच्चों को उसे दूर रहने को कहती है, जिस पर डेविड कहता है ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, मगर एलिजाबेथ उसे 1 रुपया समझती है और उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर कहती है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे अभी ख़त्म करो। लेकिन बर्नबास खुद को साबित करने के लिए एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से होते हुए उसे एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अभी तक पता नहीं था, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे और ये सब एलिजाबेथ एक साथ देखकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कॉलिंग परिवार का बेटा बर्नबास ही है। और बर्नबास एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की बात बताते हुए कहता है मेरे द्वारा इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि हमारे दूर के रिश्तेदार है। इतना में वहाँ पर डॉक्टर जूलिया आ जाती है। एलिजाबेथ बर्नबास की पहचान करवाती है। इसके बाद बर्नबास अपनी फेसिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, तो एलिजाबेथ कहती है कि हमारा बिजनेस तो लगभग बर्बाद हो गया है, क्योंकि एंजिक नाम की एक औरत ने डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। जिस पर बर्नबास कहता है अब मैं आ गया हूँ तो फिर से बिजनेस टॉप पर ले जाऊँगा। इसी बीच वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है, जिसको देखते ही बर्नबास उसे जोसेफ कह के बुलाता है। बर्नबास को ऐसा लगा कि जोसेफ फिर से आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जोसेफ से मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है कि इसके बाद हम एंजिक को देखते हैं, जो असल में एंजेलिक है, जिसने बर्नबास की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। फिर काला जादू करके खुद एक चुड़ैल बन गई, जिसके बाद अपना नाम बदल के 200 साल अभी तक जिंदा है। इसकी बात वो ऑफिस पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके वर्कर काम कर रहे थे वहां उसे 200 साल पुराना एक कपड़े मिला, जिसकी बात किसी ने उन सारी वर्कर्स को बहुत बेरहमी से मार दिया और आज़ाद हो गया है। वो वहाँ से निकलकर सीधा कॉलिंग्सपोर्ट पहुँच जाती है, जहाँ वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है। इतने में बर्नबास आकर जब उससे हाथ मिलाता है तो उससे एहसास हो जाता है कि यही एंजेलिक है। जिसके बाद दूसरे रूम में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है। तो वो कहती है कि अब ये बिजनेस मेरा है, अब तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। ये सुन के बर्नबास कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तुम्हें काला जादू करने में के लिए अंदर करवा दूंगा। वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूप लेकर
समाज में बहुत इज्जत से रही थी। अब कौन स्पोर्ट मेरा है। अब उसके जाने के बाद बर्नबास एलिजाबेथ को अंजलि के बारे में सब कुछ बता देता है कि यही वही चुड़ैल है जिसमें मेरे माता पिता, मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम वापस से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को फिर से एक ऊंचे मकाम पर ले जा सकते हो। इससे बर्नबास सबसे पहले अपनी हवेली को ठीक करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग करके अपनी हवेली को फिर से सुंदर बना देता है। अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बीवी को साथ में लेकर कुछ बड़े मेचुआर से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक के काम छोड़कर कॉर्डिन्स परिवार के लिए तैयार करवा लेता है। उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन जूलिया देखते ही कि वो कैरोलिन के घर में झांक रहा है और वहाँ रखे एक लैम्प को देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या चीज़ है। तभी जूलिया आकर बर्नबास के बारे में जानने के इरादे से उसके साथ बात करती है और कहती है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। फिर हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है। ये भी जान जाती है कि वो वैम्पायर है, जिसके बारे में एलिजाबेथ से बात करती है कि मैंने बर्नबास के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, वो एक वैम्पायर है। ये जानने के बाद भी तुमने उसे यहाँ क्यों रखने दिया। जिस पर एलिजाबेथ ये बात राज रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बर्नबास कैरोलिन से कहता है मुझे सिखाओ कि आज के ज़माने में प्यार कैसे होता है। तो कैरोलिन उसे सलाह देती है कि तुमने पहले अपने लुक और अजीब बिहेवियर बदल करो, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लोगा, जिससे तुमसे बात करने में सबको अच्छा लगेगा। इसके बाद प्यार कैसे होता है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बर्नबास के खून निकालते हुए देखते हैं और जूलिया ये कहती है कि बर्नबास फिर से इंसान बन जाएगा। अगले सीन में हम समुद्र के किनारे बर्नबास और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं। आगे देखते हैं कि अंजलिक अपनी बिजनेस की सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग में थी, जहां सब उसे बताते हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है और ज़्यादातर लोगों बर्नबास के लिए काम कर रहे हैं। लोगों से कहते हैं कि बर्नबास के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। शाम को बर्नबास आकर मिलता है, जहां पर एंजेलिक एक चेक देकर कहती है कि तुम पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो, पर बर्नबास ऐसा नहीं करता है। एंजेलिक उसके ऊपर चाहकर साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होता है क्योंकि एंजेलिक ने उसके साथ जो किया था वो कभी नहीं भूल सकता था। इधर विक्टोरिया को रात के समय एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बचपन को देखती है और हम जान पाते हैं असल में बचपन से ही जोसेफ की आत्मा विक्टोरिया को दिखाई देती है, लेकिन जोसेफ की माँ बाप उसे समझ नहीं पाए और उसे पागल समझकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने सामने जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उस आत्मा के पीछे जाने लगती है। आगे जाकर हवेली में लगे झूमर के ऊपर से कूद जाती है, जिस तरह उसने आत्महत्या किया था। अब दूसरे दिन बर्नबास सबकी सहमति से घर में एक पार्टी रखता है और शहर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है। लेकिन पार्टी जब चल रही थी तभी बर्नबास देखता है कि डेविड एक रूम के बाहर खड़ा है और कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया। अब वो समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। रूम के अंदर हम देखते हैं कि डेविड के पिता रोजर वहाँ एक लड़की को लाया है और ये सब बर्नबास खिड़की से लटक कर देख लेता है। वो भी विक्टोरिया बाहर होती है तो बर्नबास जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन जहाँ पर विक्टोरिया उसे अपनी बचपन के बारे में बताने लगती है कि मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती, पर मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं पाए और मेरा बचपन बहुत ही दर्द से गुजरा है और मेंटल हॉस्पिटल में मैं थी। हॉस्पिटल से छूटने के बाद उसी आत्मा ने मुझे यहाँ आने की रास्ता बताई थी और मुझे यहाँ तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि मैं तुमसे सदियों से जानता हूँ। शायद ये मेरी किस्मत है जो मैं तुमसे मिली और तुम मुझे अपना लगने लगे। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और ऐसा करते हुए एंजेलिक देख लेती है और वो उसे बहुत ही गुस्सा आती है। इसके बाद बर्नबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जो वो अपनी शरीर में बर्नबास का खून चला रही थी।
बर्नबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बल्कि उसका ही खून निकलकर खुद को अमर बनाना चाहती है। अब बर्नबास जूलिया को जान से मार देता है। वो जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद रॉजर को दिखाते हैं जो हवेली के खुफिया दरवाजे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी बर्नबास पहुंच जाता है। दरअसल उसको रॉजर के ऊपर पहले से ही नज़र थी, जिसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की। इसीलिए रॉजर पर गुस्सा हो जाता है और उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला, एक घर में रहकर डेविड के लिए एक अच्छे पिता की तरह ख्याल रखना होगा। दूसरा, रॉजर को बहुत सारा पैसा देकर उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना होगा। रॉजर पैसे को चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर चला जाता है। अब अपने पिता को हमेशा के लिए जाता हुआ देखकर डेविड बहुत ही दुखी हो जाता है और भागते हुए अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ी में पैर लगकर की वजह से एक भारी चीज़ उस पर गिरता देखते ही बर्नबास एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। तभी धूप पड़ने पर उसके ऊपर आग लग जाती है और बिली उस पर पानी डाल देता है। यानी कि अब बाकी सबको पता चला जाता है कि बर्नबास एक वैम्पायर है। ये देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं और विक्टोरिया भी डर जाती है कि बर्नबास में कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो भी बर्नबास से दूर हो जाती है। इसके बाद बर्नबास एंजेलिक के पास जाती है और उसे मुक्ति करने के लिए एंजेलिक को बोलने लगता है, पर एंजेलिक उसे 2 ऑप्शन दे दिए कि वो उसके साथ बिजनेस करके एक प्रेमी की तरह रहे, नहीं तो फिर से कब्र में बर्नबास को दफना देगी। ये सुनकर बर्नबास मना कर देता है। इधर एंजेलिक बातों बातों में डॉक्टर जूलिया के बारे में जान लेती है। बर्नबास ने ही डॉक्टर जूलिया का मर्डर किया है। तो गुस्से में आकर बर्नबास भी बोल देता है कि हाँ, मैंने ही डॉक्टर जूलिया को मारा है। और जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी जूलिया जादू से बर्नबास को फिर से कैद कर देती है। फिर अपनी आदमियों के साथ बर्नबास को लिए जाते के समय ताबूत समेत घनी जंगल के एक टूटे फूटे घर में रखकर वहाँ से चली जाती है। अब उसकी जाते ही बर्नबास को दोबारा डेविड ने आकर आज़ाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ पर प्रेस और बहुत सारे लोग भी जमा हो गया था। इतने में एंजेलिक माइक के जरिए सभी लोगों को बर्नबास की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जहां बर्नबास ने डॉक्टर जूलिया की मर्डर के बारे में कबूल किया था। जूलिया के पास एंजेलिक के पास एंजेलिक पुलिस को बताते हैं कि बर्नबास के परिवार भी शामिल है इस गुनाह में। इसके बाद एंजेलिक पुलिस को लेकर कॉलिंग स्पॉट पहुंच जाती है, जहां बर्नबास पुलिस के सामने आकर कहते हैं कि मुझे जो भी सजा दी जाएगी मंजूर है। ये कहते हुए सभी लोगों के सामने एंजेलिक के गाले पर काट देता है। एंजेलिक को कुछ भी नहीं होती है और वो बर्नबास को मारकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों वैम्पायर है और इन सब से पुलिस लोगों को यहाँ से जाने का आदेश देती है। इसके बाद इन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर उस पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता है। उल्टा हवेली की सारी मूर्ति में जान डाल देती है। अब जान डालकर एक सांप से एलिजाबेथ पर अटैक करवा देती है और चारों तरफ आग लगवाकर एक पुतले के जरिए बर्नबास को भी जकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि एंजेलिक में अपनी जादू शक्ति से कैरोलिन को एक खूंखार उल्फ की तरह बना दिया था, जो सामने आकर एंजेलिक पर ही टूट पड़ती है। उसे मारने की बार बार कोशिश करती है, पर एंजेलिक उल्टा उस पर भारी पड़ती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बर्नबास के पास जाके उसे मारने वाली होती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ डूब कर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने उसे समुद्र में डुबा कर मारा था। तभी वहाँ डेविड आकर कहता है कि उसे छोड़ दो वरना मेरी माँ तुम्हें आकर मार डालेगी। अभी हम देखते हैं कि डेविड की माँ सामने आती है और अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वो जाकर एक बड़ी झूमर से टकरा जाती है। इसके बाद बर्नबास भी उस पुतले से छूट जाता है और सबको बाहर चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है
और जान पाता है कि एंजेलिक की मौत इस झूमर के नीचे ही होना था। अब देखते ही देखते एंजेलिक की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो उसी चट्टान की तरफ जा रही होती है जहाँ से गिरकर जोसेफ ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बारनबास एक वैम्पायर है। अब एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। अब बारनबास भी जोसेफ को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है और गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। अब विक्टोरिया कहती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ और एक ही रास्ता है, तुम मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दो। लेकिन बारनबास इस बात के लिए राजी नहीं होता है, जिसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए बारनबास भी कूद पड़ता है, पर जमीन पर गिरने से पहले ही विक्टोरिया को काट लेता है, जिससे नीचे गिरने के बाद भी विक्टोरिया नहीं मरती है, वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अब एक जैसे हो गए हैं। अब हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे। अब कहानी की आखिर में हमें समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई जाती है, जिसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि बारनबास ने उसे भी काट कर मारा था, जिसे वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। अब कहानी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।